हाँ जी डियर व्यूवर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। मैं नरेंद्र कुमार, फैकल्टी ऑफ विजडम एकेडमी अरनो से। आज का हमारा जो वीडियो है वो क्लास +1 के लिए है और साथ साथ ये वीडियो है जो क्लास +2 के लिए। ये दोनों क्लासों के लिए इसलिए है क्योंकि एक जो +1 का है जो टॉपिक ये वो पॉलिटिकल साइंस का है और यही टॉपिक हमारा +2 की जो हिस्ट्री है उसके अंदर आएगा। तो ये दोनों क्लासों के लिए एक कॉमन टॉपिक मैंने आज के जो वीडियो है उसके लिए सिलेक्ट किया है। इस वीडियो के जो चैप्टर का नाम है द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसकी फ्रेमिंग कैसे हुई है, इस वीडियो के अंदर हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर का जो बैकग्राउंड है हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बारे में आपको मैं थोड़ी डिटेल देना चाहूँगा। तो सबसे पहले आपने एक चैप्टर पढ़ा है 8th क्लास के अंदर, उसमें आपने ये पढ़ा था हिस्ट्री के अंदर कि जो 31 दिसंबर 1600 का जो डेट है इतिहास के अंदर, हमारी हिस्ट्री के अंदर, उसमें अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनियां जो भारत के अंदर व्यापार करने के लिए आई थी, ट्रेड करने के लिए आई थी। और उसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद हमारे देश के अंदर धीरे धीरे जो कॉलोनियलिज़म है, जिसको हम हिंदी के अंदर उपनिवेशवाद बोलते हैं, वो प्रोसेस बढ़ती गई और भारत के ऊपर धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने जो कब्जा कर लिया था। और उसके बाद 1757 एंड 1764 ये 2 ईयर ऐसे हैं जिसके अंदर हमारी अंग्रेज़ों के साथ बंगाल के अंदर 2 लड़ाई हुई हैं, जिसको हम प्लासी का बैटल बोलते हैं और दूसरे को हम बोलते हैं बक्सर का बैटल। ये 2 बैटल है हमारे जो अंग्रेज़ों के साथ हुए थे। और इसके बाद ही अंग्रेज़ों ने बंगाल के ऊपर कब्जा कर लिया था, जिसमें सिराजुद्दौला को हराया था और रॉबर्ट क्लाइव है जो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के मेनली हेड थे। तो उनके साथ ये लड़ाई हुई थी और इस लड़ाई में हम हार गए थे और बंगाल का जो हमारा एरिया है उसके ऊपर अंग्रेज़ों ने अपना कब्जा कर लिया था। और इसके बाद 1772 के अंदर ही वहाँ पर जो हमारा जितना भी लैंड था उसके ऊपर अंग्रेज़ों ने कब्जा करके वहाँ पर जो अपनी टेन्योर सिस्टम है जो वो स्टार्ट किया था। तो धीरे धीरे उसके बाद अंग्रेज़ों ने भारत के लिए कुछ एक्ट पास किए, जिसके में अंदर हमारे पास सबसे पहले जो एक्ट आएगा वो है 1773 का, जिसको हम रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। इसके बाद फिर 1784 में हमारे पास आता है पिट्स एक्ट। ये जस्ट आपको मैं स्टोरी के साथ लिंक कर रहा हूँ, हमारा चैप्टर भी स्टार्ट नहीं हुआ, इसका सिर्फ बैकग्राउंड जान रहे हैं कि भारत के संविधान के बनने से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले अंग्रेज़ों ने हमारे देश के अंदर कैसे कैसे एक्ट है जो पास किए हैं। इसके बाद 1786 का एक्ट है, 1793 का एक्ट है, 1813 का एक्ट है। तो ये हमारा हिस्ट्री का एक लंबा टॉपिक है जिसके बारे में हम सिर्फ एक हाईलाइट लेंगे कि कौन से अंग्रेज़ों ने एक्ट पास किए हैं, क्योंकि इन्हीं एक्ट्स को देखकर ही जो पहले इतिहास के अंदर या हमारी हिस्ट्री के अंदर जो एक्ट अंग्रेज़ों ने पास किए हैं, उन्हीं एक्ट्स को आगे जाके भारत के संविधान के अंदर, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसके जो आर्टिकल्स हैं उनको ऐड किया गया, तब जाके हमारे भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रिपेयर हुआ। 1813 का एक्ट है जिसको हम रिपोर्ट 5 भी बोलते हैं, आपको हिस्ट्री के अंदर ये टॉपिक दिया हुआ है। इसके बाद ऐसे ही अंग्रेज़ों ने एक एक्ट पास किया, 1833 का एक्ट पास किया, फिर उसके बाद 1853 का हंटर कमीशन एक्ट पास किया, उसके बाद 1909 का मॉर्ले मिंटो एक्ट पास किया, 1990 का किया, और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट 1935 का एक्ट पास किया। तो ये सारे कानून हैं जो अंग्रेज़ों ने टाइम टू टाइम हमारे भारत के अंदर पास किए हैं। और इन्हीं सारे एक्ट्स को मिलाकर जितनी भी उसके अंदर प्रोविज़न्स थी, तो उन्हीं में से बहुत सारे जो आर्टिकल्स लेके हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तैयार किया गया। अब हम पढ़ते हैं कि भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, जिन्होंने हमारे देश का संविधान है जो तैयार किया है, तो उस संविधान को तैयार करने के लिए जो असेंबलीज़ बनी है उसको कैसे बनाया गया, उसकी डिमांड कब हुई है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास है कि जो भारत के संविधान की जो सभा है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बोलते हैं, इसकी डिमांड सबसे पहले 1934 के अंदर की गई। अंग्रेज़ों के सामने एक प्रपोज़ल रखा गया, तो ये प्रपोज़ल रखा गया एम.एन. रॉय ने। एम.एन. रॉय ने ये बोला कि भारत के अंदर आप जितने भी कानून बना रहे हो, तो उनसे भारत के अंदर जो लोगों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो रहा है, क्योंकि जितने भी अंग्रेज़ों ने एक्ट पास किए हैं उसके अंदर उन्होंने अपना बेनिफिट देखा और भारत के अंदर डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है
उसको अंग्रेज़ लेकर चले हैं। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि अगर आज़ाद भारत का आगे आने वाले समय में अभी संविधान बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, तो उसको भारतीय लोग ही तैयार करेंगे। इस चीज़ की डिमांड सबसे पहले एम.एन. रॉय ने की 1934 के अंदर। और इसके बाद 1935 का जो एक्ट पास हुआ भारत के अंदर, जिसको हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट भी बोलते हैं, इस एक्ट के दौरान ही हमारे भारत की जो सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो हमारी आज के समय में भी एग्जिस्ट कर रही है, राहुल गांधी की जो पार्टी है हमारे भारत के अंदर, जिसकी जो फाउंडेशन है वो 85 में हुई है, जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है। और इस फाउंडेशन के अंदर बॉम्बे के अंदर आपने पढ़ा था कि उसकी जो फाउंडेशन की गई थी, जिसके अंदर 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। और ए.ओ. ह्यूम उसके तो जो फाउंडर थे और W.C. बैनर्जी उनके प्रेसिडेंट थे। या आप हिस्ट्री है जो थोड़ी उसके अंदर 10th क्लास के अंदर पढ़ के आए हो। तो इस पार्टी ने ही 1935 के एक्ट में ये डिमांड की थी कि भारतीय लोगों का जो संविधान है वो भारतीय लोग ही तैयार करेंगे। उसके बाद 1938 का जो ईयर है, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात डिक्लेयर कर दी थी कि आने वाले समय में जिस समय भी हमारा देश आज़ाद होगा, हमारा भारत आज़ाद होगा, फ्रीडम मिलेगी हमें, तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेलेक्ट होगी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मतलब कि भारत में से वो लोग जो भारत देश का जो संविधान है वो खुद तैयार करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेंगे। जिन लोगों के द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जाएगा उसी को उन्होंने नाम दिया कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो उन्होंने बोला कि आज़ाद भारत की जो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो अडल्ट सफ़रेज के बेस पर सेलेक्ट होगी। अब अडल्ट सफ़रेज का मतलब होता है कि एक ऐसी एज लिमिट, जैसे हमारे भारत के अंदर 18 ईयर है जो एक अडल्ट सफ़रेज है, जिसके अंदर 18 साल या 18 साल से ज़्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी कास्ट, क्रीड और कलर के बेस पर, बिना एनी डिस्क्रिमिनेशन के वोट पाने का अधिकार रखता है। इसी को हम अडल्ट सफ़रेज बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो अडल्ट सफ़रेज के बेस पर तैयार होगी, जिसके ऊपर किसी भी एक्सटर्नल पावर का किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होगा। एक्सटर्नल इंटरफेरेंस का मतलब ये होता है कि जैसे 1947 से पहले जितने भी एक्ट बने हैं वो सारे अंग्रेज़ों ने बनाए हैं। तो उस समय हमारे देश के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि जब किसी भी देश के अंदर कानून बनाने के लिए बाहर की किसी प्रेशर का या किसी देश का, कंट्री का हमारे ऊपर एक प्रकार से दबदबा हो, हम उनके कहने पर अपने देश के अंदर कानून बना रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास सॉवरेनिटी नहीं है। सॉवरेनिटी कब आती है? जब कोई भी कंट्री अपने डिसीज़न लेने में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल फ्री हो, तो उसको हम बोलते हैं सॉवरेनिटी। तो नेहरू ने भी इस 1938 की स्पीच में यही बोला कि जो भी हमारी असेंबली बनेगी, जो भी वो कानून बनाएगी, उसके ऊपर किसी बाहरी देश का या देश के अंदरूनी किसी ताकत का किसी प्रकार का कोई भी प्रेशर नहीं होगा। और ये जो असेंबली बनेगी वो अडल्ट सफ़रेज के ऊपर बनेगी। ये तो 1938 की स्पीच में ये बात क्लियर कर दी थी। इसके बाद आता है आपको नेक्स्ट टॉपिक है जो वो है अगस्त ऑफ़र। अगस्त के अंदर ऑफ़र ये क्या चीज़ है? तो जैसे कि आपको पता है कि 1 सितंबर 1939, ये डेट मैंने यहाँ पे मेंशन भी की है, आप साथ साथ इसको पढ़ लीजिएगा, नोटिस बनाइए। 1 सितंबर 1939 को जब दुनिया के अंदर सेकंड वर्ल्ड वार, तो जिसके अंदर सबसे पहले जो जर्मनी है उसने पोलैंड के ऊपर अटैक किया था। आपने हिटलर का नाम सभी ने सुना होगा। तो हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया। और जैसे ही अटैक किया तो उस समय ब्रिटेन के अंदर एक डर पैदा हो गया, ब्रिटेन की जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, कि ये धीरे धीरे जो जर्मनी है वो अपनी आइडियोलॉजी को यूरोपियन कंट्री तक पहुंचा सकता है। तो जिसके कारण उनकी जो इम्पीरियलिज़म की पॉलिसी है, दूसरे देशों के ऊपर कब्ज़ा करने की पॉलिसी है, वो शायद ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए 3 सितंबर 1939 को ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट है उन्होंने ये बात अनाउंस कर दी कि जो यूरोपियन कंट्री हैं वो इस बात को सपोर्ट करे कि वो जर्मनी के ख़िलाफ़ लड़ाई करेंगी। अगर वो जर्मनी के साथ लड़ाई करती हैं तभी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो अपने आप को डेवलप कर पाएंगी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे चर्चिल, तो उन्होंने ये बात बोली कि इस सारी यूरोपियन कंट्री से इकट्ठी होकर जर्मन के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ेंगे। तो उन्होंने बाद में ऐलान कर दिया कि हम इस लड़ाई के अंदर ब्रिटेन के साथ हैं और धीरे धीरे ये वर्ल्ड वार है जो
वो ज़्यादा हॉट होती गई और करते करते टाइम निकलता गया। तो उसके बाद 1939 में ही हमारे देश के अंदर जो वाइसरॉय थे, वाइसरॉय क्या होता है, जैसे हमारे देश के अंदर आज के समय में एक बड़ी पोस्ट है प्रेसिडेंट, तो इसी तरीके से जो क्राउन था, जो हमारा ब्रिटिश की महारानी है, तो उसने भारत का जो एक वाइसरॉय सेलेक्ट किया जो पूरी बात का सारे सिस्टम का जो हेड होगा, और वो हेड है जो आगे सारी इन्फॉर्मेशन है जो ब्रिटिश क्राउन तक पहुंचाएगा। जैसे ही देखिए 1858 के अंदर, ये आपको ईयर याद रखना है, 1857 में रेवोल्यूशन हुई है जिसको हम मिलिट्री रेवोल्यूशन बोलते हैं। 1857 में क्रांति हुई है, ठीक है, मंगल पांडे वाली आपने पढ़ी है वो पहले। तो 1858 में एक क्राउन एक्ट पास हुआ था जिसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो राइट्स हैं या व्यापार करने की जो उनकी मोनोपोली है वो ख़त्म कर दी थी, और पूरे का पूरा भारत का प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ब्रिटिश कंपनी के अंडर चला गया, ब्रिटिश कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के अंडर चला गया। तो वहीं से भारत के अंदर जो वाइसराय बनने हैं वो शुरू हुए हैं। पहले वाइसराय नहीं होता था, पहले भारत के अंदर गवर्नर जनरल होते थे। तो इसी के बाद हमारे पास वाइसराय बनने शुरू हुए हैं, और यहाँ पे आपको वाइसरॉय का नाम याद रखना है, लिन लिथिगो। ये भारत के उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे, और उसी को बाद में क्या बोला गया, वाइसरॉय। तो ये वाइसरॉय थे उस समय के, देखा जाए तो लिन लिथिगो ने भारत के लोगों से बिना पूछे इस बात का ऐलान कर दिया कि जो भारत है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का सेकेंड वर्ल्ड वार में साथ दे रहे हैं, जबकि भारतीयों से इस बात की किसी प्रकार की उसने टॉक नहीं की, कोई बात नहीं की, बिना सोचे समझे इस बात का ऐलान कर दिया कि भारत के अंदर जितने भी भारतीय लोग हैं या मिलिट्री वाले हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हालांकि भारत ने मना कर दिया था कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन लिन लिथिगो ने बिना किसी डिसीजन लिए, बिना कुछ सोचे समझे ये डायरेक्टली अनाउंस कर दिया कि भारत जो सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर इन्वॉल्व है। तो इस बात से भारत के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ा, 1935 का जो एक्ट पास किया था अंग्रेज़ों में, जिसके अंदर भारत के अंदर सबसे पहले फेडरलिज़म है जो वो अप्लाई किया गया था। फेडरलिज़म का मतलब होता है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर पावर्स की डिवीज़न हो। तो ये पावर की जब डिवीज़न हुई थी तो उसी समय स्टेट्स के अंदर पहली बार सरकारें बननी शुरू हुई। जैसे हमारे पास आज पंजाब की सरकार है, हरियाणा की सरकार है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो ये स्टेटों की गवर्नमेंट बनने का जो सिलसिला है वो 1935 के एक्ट से ही शुरू हुआ था। तो उस समय अंग्रेज़ों के समय भारत के अंदर टोटल 11 स्टेट्स थी। तो इन 11 स्टेट्स में से 8 जो स्टेट्स हैं इनके अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जो हम पहले पढ़ के आए हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो ए.ओ. ह्यूम ने बनाई थी। तो इन 8 जो स्टेट्स के अंदर कांग्रेस पार्टी थी, तो इनके उस समय जो मुखिया होते थे, जैसे आजकल तो हम बोलते हैं सीएम, लेकिन अंग्रेज़ों के समय में जब 1937 के अंदर पहली बार भारत के अंदर राज्यों के अंदर इलेक्शन हुए, स्टेटों के अंदर इलेक्शन हुए, तो उस समय इसे पीएम कहा जाता था। सीएम नहीं बोलते थे उस समय, क्या बोलते थे, पीएम बोलते थे। तो इन पीएम्स ने रिज़ाइन दे दिया क्योंकि इनको इस बात का गुस्सा था कि लिन लिथिगो ने बिना हमारे से किसी प्रकार का सलाह मशवरा किए बिना ही लड़ाई के अंदर भारतीयों को इन्वॉल्व कर दिया। तो जिसके कारण 8 स्टेटों के अंदर जो कांग्रेस के पीएम थे उन्होंने अपनी अपनी पोस्ट से रिज़ाइन दे दिया। तो ये था आपका अगस्त ऑफर। इसके बाद लिन लिथिगो के इसके ऊपर रिएक्शन क्या था। तो जब 8 के 8 पीएम्स ने रिज़ाइन दे दिया तो उसके बाद 8 अगस्त 1940 मतलब कि 8 अगस्त 1940 को भारत के जो वाइसराय थे लिन लिथिगो, उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि जब भी सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होगी तो उसके बाद भारत के लोग हैं जो वो अपनी एक कमेटी है जो उसको इलेक्ट करेंगे। यानी कि कमेटी का मतलब एक ऐसी सभा जो भारत का संविधान है जो वो तैयार करेगी, जिसके अंदर भारत के सभी जो वर्ग हैं, जैसे कि एससी है, बीसी है या ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, चाहे कुछ भी है, उस समय के समाज के जो अलग अलग वर्ग हैं, जो सोसाइटीज़ के अंदर रहने वाले सेक्शंस हैं, उन सभी को रिप्रेजेंट किया जाएगा, जो भारत के संविधान की रूपरेखा तैयार करेंगे, आउटलाइन तैयार करेंगे। तो उन्होंने सिर्फ भारतीय लोगों को एक तरह से ये दिलासा दिलवाया कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होगी तो जो अंग्रेज़ हैं
यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो भारतीय लोगों को एक कमेटी बनाने की परमिशन देंगे, जिसके अंदर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर भारत के देश का जो संविधान है उसको तैयार करने की परमिशन देंगे। तो इसी को बोला जाता है अगस्त ऑफ़र, जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा पेश किया गया था। लेकिन इस अगस्त ऑफ़र को कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग की पार्टी है, जो आपको पता है कि 29 दिसंबर 1906 में बनी थी। और इस कमेटी ने और इस लीग ने, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इन्होंने इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने बोला कि हम इस ऑफ़र को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो जब ये अगस्त का ऑफ़र जो लिलिथिगो ने पेश किया था, जब उसको रिजेक्ट कर दिया गया, तो उसके बाद भारत के अंदर जो उस समय के ब्रिटिश पीएम थे, जिसका नाम था चर्चिल, तो चर्चिल ने भारत के अंदर एक टीम भेजी 1940 में ही, जिसको हम बोलते हैं क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इस कमेटी का हेड था उसका नाम था सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स। तो इसको भारत के अंदर भेजा गया 23 मार्च 1942 को, यानी कि 23 मार्च 1942 को भारत के अंदर भेजा गया। और सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स ने भारत के सामने ये प्रपोज़ल रखा कि भारत के साथ जितने भी हमारे पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट हैं, जितने भी हमारे राजनीतिक झगड़े हैं, इनको सॉल्व किया जाएगा। भारतीय लोगों की जो भी डिमांड्स हैं उसको पूरा किया जाएगा। और ख़ास करके भारत का जैसे ही ये सेकंड वर्ल्ड वार ख़त्म होती है, तो भारतीय लोगों को उनका देश का जो संविधान है उसके बनाने के लिए हम रिप्रेजेंटेटिव है वो दे देंगे। और इसमें से सबसे ख़ास बात थी कि उन्होंने बोला कि भारत के जितनी भी देसी रियासतें हैं, राजे महाराजों के जो एरिया है, जैसे पटियाले का महाराजा हो गया, नाभे का हो गया, हैदराबाद का हो गया, तो इन सभी देसी रियासतों के जो राजे हैं, इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी असेंबली के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। और इस मिशन को हम बोलते हैं क्रिप्स मिशन। लेकिन भारतीय लोगों ने इस मिशन को भी रिजेक्ट कर दिया कि हम अपने देश का संविधान है जो वो खुद तैयार करेंगे, आपके रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करने से हम ये बात मानने वाले नहीं हैं। क्योंकि पहले भी 1914 से लेके 1918 तक जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी, तो उस समय भी भारतीय लोगों ने अंग्रेज़ों का फर्स्ट वर्ल्ड वार में साथ दिया था, लेकिन उन्होंने देश को आज़ादी नहीं दी थी। इसीलिए महात्मा गांधी को भी इस बात के ऊपर विश्वास नहीं था कि जो क्रिप्स मिशन ने हमारे सामने प्रपोज़ल रखा है वो सही है, या वो इस बात के अपने वादे को पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि अंग्रेज़ों के इस बात से मतलब था कि हमें सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर इंडिया का कंट्रीब्यूशन चाहिए। लेकिन भारतीयों को ये पता था कि एक अच्छा ऑफ़र है, अब अंग्रेज़ जो लड़ाई में उलझे हुए हैं और इस समय एक अच्छा मौका है, हम इनके ख़िलाफ़ बगावत करके जो अपने देश की जो आज़ादी है वो ले सकते हैं। इसीलिए इस मौके का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया हमारे देश के उस समय के मेन लीडर महात्मा गांधी जी ने। और उन्होंने भारत के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट जो 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट की, तो जिससे भारत के अंदर अंग्रेज़ों को इस बात का ख़तरा हो गया कि अब देश को आज़ादी भी देनी पड़ेगी और इनके देश का संविधान भी तैयार करना पड़ेगा। तो उसके बाद जैसे ही हमारी सेकंड वर्ल्ड वार जो ख़त्म हुई, सेकंड वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद इंग्लैंड के अंदर इलेक्शन हुए और इंग्लैंड के अंदर पार्टी चेंज हो गई। यानी कि जो चर्चिल थे, जो पहले देश के ब्रिटेन के पीएम थे, वो चेंज हो गए। तो उसके बाद जो नए पीएम बने उनका नाम था एटले। ये उस समय के इंग्लैंड के नए पीएम बने थे लेबर पार्टी की तरफ से। तो जो मिस्टर एटले थे वो भारतीय लोगों के काफ़ी हद तक फेवर में थे, और इसीलिए एटले ने भारत के अंदर 3 मेंबर्स की कमेटी भेजी। और इस कमेटी को हम बोलते हैं कैबिनेट मिशन। वेरी इंपॉर्टेंट, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत के अंदर 9 फरवरी को आए 1946 को। इसके अंदर 3 मेंबर्स की कमेटी थी। और कैबिनेट मिशन भारत में इसलिए आए थे ताकि भारतीय लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना है उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव हैं जो वो सिलेक्ट किए जा सकें। तो क्रिप्स मिशन की आप डेट नोट कर लीजिए, 9 फरवरी 1946 को ये आए थे और ये प्रपोज़ल लेके आए थे कि भारतीय लोगों का जो संविधान है वो कैसे तैयार होगा। तो इन्होंने 16 मई 1946 को जो अपना प्रपोज़ल है वो भारतीय लोगों के सामने पेश किया। और उन्होंने इस प्रपोज़ल के अंदर भारतीय संविधान को तैयार करने वालों का एक स्ट्रक्चर तैयार किया, जो मैंने यहाँ पे आपके सामने बना रखा है। पूरे इंडिया में से 389 मेंबर्स उन्होंने सेलेक्ट किए
जो भारत के देश का संविधान है वो तैयार करेंगे। उसके लिए वोटिंग भी हुई। 292 मेंबर तो भारत की 11 स्टेट्स में से इलेक्ट हुए, भारत के स्टेट्स में से, जो उस समय की 11 स्टेट्स थी। 93 मेंबर उन्होंने सेलेक्ट किए प्रिंस स्टेट से। प्रिंस स्टेट का मतलब राजे महाराजों के जो एरिया थे। और 4 मेंबर सेलेक्ट किए उन्होंने चीफ़ कमिश्नर एरिया से। चीफ़ कमिश्नर एरिया उस समय भारत के अंदर 4 थे, जिसका नाम याद करना काफ़ी इजी है, A B C and D। ए का मतलब है यहाँ पे अजमेर, बी का मतलब बलूचिस्तान, सी का मतलब कुर्ग जो कि कर्नाटक के अंदर है, और डी का मतलब है दिल्ली। ये 4 जो इलाके थे इनको बोलते थे उस समय चीफ़ कमिश्नर एरिया। तो 4 यहाँ से, तो आप 292 + 93 एंड +4, अगर इन सभी को आप ऐड करोगे तो इसका टोटल आपके पास बनेगा 389। इन तीनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो इस प्रकार से टोटल 389 मेंबर पूरे भारत में से सिलेक्ट करने थे, जिसके लिए इलेक्शन हुए। अब जो 292 मेंबर थे, क्योंकि ये तो राज्यों ने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करना है, किसी को भी वो कर सकते हैं। ये 4 चीफ़ कमिश्नर थे जो भारत के अंदर अंग्रेज़ों ने तय करने थे। अब बात बची 292 की। तो ये 292 के अंदर 78 मेंबर तो मुस्लिम लीग सेलेक्ट करेगी। मुस्लिम लीग कौन सी है? जो हमारे भारत के अंदर 1906 के अंदर मुस्लिम लीग पार्टी बनी थी मुसलमानों की अलग से। हबीबुल्ला और सलीमुल्ला 2 भाई थे, उन्होंने ये बनाई थी, और मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आपने सभी ने सुना है। और 4 मेंबर इसके अंदर सिख कम्युनिटी के थे, और जो बाकी बच गए 210, इनको बोलते हैं हम जनरल, यानी कि मुसलमानों को और सिखों को छोड़कर जितने भी भारत में बचे उनको एक कैटेगरी बनाई गई और उसको बोला गया जनरल मेंबर। तो ये 210 थे, 78 ये थे और 4 ये थे। इन तीनों को जोड़ के हमारे पास 92 बनेंगे, और इन तीनों को ऐड करके बनेंगे 389। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर है जो उस समय तैयार किया गया। और इसका रिज़ल्ट हुआ कि जब जुलाई 1946 में इलेक्शन हुए तो 210 में से 199 मेंबर स्टेटों में से जीते कांग्रेस पार्टी के, INC के। 11 मेंबर थे वो आज़ाद उम्मीदवार जो अदर पार्टीज़ के थे, मतलब कांग्रेस की तरफ से नहीं जीते, किसी और पार्टी के। मुस्लिम लीग के 73 मेंबर्स ने 78 में से जो मुसलमान थे वो 73 थे मुस्लिम पार्टी के, और जो 5 थे वो आज़ाद उम्मीदवार, और 4 मेंबर थे जो वो सिखों के जीते। सिखों की सीट सिर्फ पंजाब में रिज़र्व थी और कहीं भी इंडिया के अंदर ये सीट रिज़र्व नहीं थी। तो ये उस समय इलेक्शन का रिज़ल्ट था। सबसे बड़ी पार्टी इसमें से निकल कर आई कांग्रेस। तो इसके बाद जो हमारे पास ये टोटल जो रिज़ल्ट आया 1946 के इलेक्शन का, तो इसका एक जो डाटा एनालिसिस हमारे पास इस समय है वो ये है कि भारत के अंदर आपको लास्ट मैंने बताया कि टोटल 11 स्टेट्स थी। अंग्रेज़ों के समय में पूरे भारत को 11 स्टेट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ था। 93 के जो वो हमारे पास प्रिंस स्टेट्स के जो मेंबर्स थे, और 4 चीफ़ कमिश्नर एरिया। अब इस पूरी 11 स्टेट्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C। ग्रुप A के अंदर हमारे पास ये 6 स्टेट्स हैं, बिहार, बॉम्बे, मद्रास, CP का मतलब सेंट्रल प्रोविंस। सेंट्रल प्रोविंस का मतलब होता है जो भारत का उस समय मध्य भाग था, जिसको आजकल हम MP बोलते हैं, मध्य प्रदेश। यूनाइटेड प्रोविंस जिसको हम आजकल UP बोलते हैं, और उड़ीसा। और ये टोटल हमारे पास 6 पार्ट थे। मतलब भारत की जो 6 स्टेट हैं उनको एक पार्ट में डिवाइड किया गया, फर्स्ट कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी के अंदर 3 स्टेट्स थी आपकी, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया, और एक था सिंध जो आजकल पाकिस्तान में है। ये सारी डिवीज़न मैं आपको पाकिस्तान बनने से पहले की बता रहा हूँ, उसके बाद की नहीं है, ये पहले की है। और जो आखिरी कैटेगरी इसके अंदर आपकी 2 स्टेट आती हैं, एक बंगाल और एक असम। तो पूरे भारत के 11 स्टेट्स को 3 एरिया में निकाल कर उसका एक रिज़ल्ट है जो वो तैयार किया गया। अब उसका रिज़ल्ट क्या था? तो रिज़ल्ट में आप देखोगे कि मेनली सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसके अंदर जो हमारे पास जनरल सीट्स थी, जनरल सीट्स का मतलब जहाँ पर सिख और मुसलमान एरिया नहीं है, तो इसके अंदर 210 सीट्स जनरल को मिली, मुस्लिम के लिए 78 और सिखों के लिए 4, और टोटल 292। ये इसका रिज़ल्ट था। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है कि मुसलमान कहाँ से सबसे ज़्यादा जीतते हैं।
तो मुसलमान का जो एरिया है सबसे इम्पॉर्टेंट वो है आपका, एक तो उन्होंने 33 मेंबर्स उनके आए बंगाल से जो उनके लिए रिज़र्व किए हुए थे। दूसरा एरिया है पंजाब, जहाँ से मुसलमानों को सबसे ज़्यादा सीट्स दी गई, एक बंगाल और एक पंजाब। और आप ये देखोगे कि जैसे ही आप भारत के मैप को कभी देखोगे तो 1947 के अंदर जो अंग्रेज़ों ने भारत और पाकिस्तान को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो एक तो पाकिस्तान है जो हमारे पास प्रेजेंट पाकिस्तान है, जिसको हम बोलते हैं वेस्ट पाकिस्तान जो पहले था, और इस पाकिस्तान को पंजाब में से डिवाइड किया क्योंकि आपको पता कि मुसलमानों की काउंटिंग यहीं पे ज़्यादा थी। और दूसरा पाकिस्तान हमारा बना था ईस्ट पाकिस्तान, और जो ईस्ट पाकिस्तान है उसी को आजकल हम बांग्लादेश बोलते हैं। तो इसीलिए आपको याद रह जाएगा कि ये दोनों एरिया में से मुसलमानों की सीटें सबसे ज़्यादा थी, 16 पंजाब से और वेस्ट बंगाल से 33। और दूसरी है हमारी पंजाब की बात, तो पंजाब के अंदर सिखों की 4 सीट्स थी और पूरे भारत में से कहीं भी सिखों की कम्युनिटी ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ पंजाब के अंदर ही ज़्यादा थी। इसीलिए 4 मेंबर है जो वो पंजाब से इलेक्ट हुए, और जो बाकी मेंबर थे वो ज़्यादा करके थोड़ी थोड़ी सीट्स हैं। जैसे यूपी के अंदर मुसलमानों की 8 सीट्स थी, पंजाब के अंदर 16 और बंगाल के अंदर 33। यहीं पर मुसलमानों की काउंटिंग ज़्यादा थी। और पंजाब के अंदर सिखों की 4 सीट्स, और कहीं भी पंजाब के अंदर, पंजाब के बिना और कहीं भी सिखों को जो सीट्स है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर नहीं दी गई। ज़्यादा दबदबा रहा है तो आप देखोगे जनरल का, मतलब कि सिखों और मुसलमानों को छोड़कर बाकी कैटेगरी का ज़्यादा जो दबदबा है वो इसके अंदर रहा है। तो ये टोटल उस समय के इलेक्शन की जो सीट्स का रिज़र्व है, ये कैबिनेट मिशन ने पूरा प्लान बनाकर भारत के अंदर तैयार किया था, और इसमें कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता के जो पंचाट है वो खेला गया। सांप्रदायिक पंचाट का मतलब कि मुसलमानों के इलाकों से मुसलमान ही इलेक्ट होगा, हिंदुओं के इलाके से हिंदू ही होगा। तो ये कुछ ऐसी गेम्स है जो उस समय डिवाइड एंड रूल की ये खेली गई थी। तो मैं यहाँ पर इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, और जल्दी ही मैं इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो आपके लिए लेके आऊँगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से एक बार दोबारा से सुन लेंगे, और साथ साथ इसके नोट्स हैं जो वो बनाते जाइए ताकि आपको कंसेप्ट है जो वो क्लियर हो सके। थैंक यू।